नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, शौर्य यात्रा में की शिरकत, प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं को दी श्रद्धांजलि। सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री बजट परामर्श बैठक, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड का रखा पक्ष, पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों के विकास पर दिया जोर। सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों का आज उत्तराखंड बंद का आह्वान, व्यापार मंडल ने किया किनारा। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति। चंपावत जिला चिकित्सालय में मरीजों को अल्ट्रासाउंड सुविधा नहीं, रेडियोलॉजिस्ट पर दूसरे अस्पतालों में भेजने का आरोप, जिलाधिकारी और सीएमओ से समान सुविधा की मांग। उत्तराखंड में सर्दी का सितम जारी, पाले से जमने लगा झील का पानी, सड़कें हुई सफेद। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री बजट परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड की ओर से राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, पारिस्थितिक संवेदनशीलता और इकोसिस्टम सेवाओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत मेमोरेंडम प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नामित वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक में उत्तराखंड का पक्ष रखा। उन्होंने पर्वतीय व सीमांत क्षेत्रों के विकास, रिवर्स पलायन, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, पर्यावरण संरक्षण और राज्य को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने से जुड़े मुद्दों पर जोर दिया गया। साथ ही केंद्र की आर्थिक नीतियों से राज्य को केंद्रीय करों में समय पर अधिक हिस्सेदारी मिलने की बात भी कही गई। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए उत्तराखंड से हमारे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो श्रीनिवास जी, क्या कुछ बजट को लेकर उत्तराखंड की जनता को अपेक्षाएं हैं? सुबोध उनियाल पहुंचे हैं, क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है? बिल्कुल लीजा, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड से राज्य सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भारत सरकार की ओर से प्री बजट को लेकर के जो बैठक थी, जिसमें राज्यों की अपने अपने राय मशवरा था, राज्यों को क्या सोच है, राज्य क्या चाहते हैं, किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ उसमें सौगात के रूप में या सहायता के रूप में उनको मौका मिल सकता है, या अलग अलग जो वित्त की योजनाएं हैं उनके जरिए राज्यों को कितना रेशियो के तहत अनुपात में उनको लाभ मिलेगा या फिर उनकी हिस्सेदारी कितनी बढ़ेगी, इसको लेकर के ये बैठक थी। राज्य सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपना पक्ष और अपने राज्य और अपने सरकार का पक्ष रखा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में जो एडवेंचर टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए उसका रिसोर्सेज बढ़ाने पर काम किया जाएगा। जी, शुक्रिया श्रीनिवास जी, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति की है। उसके बाद भी सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठनों ने 11 जनवरी यानी कि आज बुलाए गए उत्तराखंड बंद को यथावत रखने का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ दून उद्योग व्यापार मंडल ने शनिवार को बैठक करके अंकिता मामले पर आज विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों की ओर से बुलाए गए उत्तराखंड बंद में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। व्यापार मंडल का यह कहना है कि रविवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड
हत्याकांड के चलते उत्तराखंड बंद का राजनीतिक दलों ने आह्वान किया। उस पर पीड़ित पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए सीबीआई जांच की मुख्यमंत्री ने संस्तुति करा दी है। अब इस मामले में विधिक कार्रवाई हो चुकी है। अपराधी आजीवन कारावास की सजा भी काट रहे हैं। उसके बावजूद एक औचित्यहीन और राजनीति से प्रेरित बंद का आह्वान व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य मात्र है और सभी व्यापारियों ने इसका एक स्वर में विरोध किया है। तो चलिए सीधी अब आपको इसी खबर से जुड़ी तस्वीरें आपको सीधा हम लोग दिखाने जा रहे हैं, जहां पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे। तो शैलेंद्र, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लगातार लोगों के विरोध के स्वर उठने लगे। अब उसके बाद में सड़कों पर भी लोग उतरे। जब सीबीआई जांच की बात जो है मुख्यमंत्री ने कह दी, उसके बावजूद भी ये बंद का आह्वान कर दिया गया है। क्या कुछ मौके पर अभी स्थितियां हैं, क्या कुछ अभी हालात हैं, क्या लगता है बंद का कितना असर दिख रहा है? लीजिए, आपको बताते हैं कि अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच ने आज बंद का आह्वान किया है, लेकिन बंद का कोई असर नहीं है। अभी हम राजधानी देहरादून के घंटाघर पर स्थित है और यहाँ पर आप देख सकती हैं कि पुलिस की जो व्यवस्था की गई है, लेकिन गाड़ियों का आवाजाही है बिल्कुल सामान्य है। आज रविवार है, इसलिए गाड़ियां कम आती हैं, कम लोग निकलते हैं। तो आप देख सकती हैं कि बिल्कुल माने बंद का कोई असर नहीं है। और जो बंद समर्थक है वो एक भी अभी तक घंटाघर नहीं पहुंचे हैं, बाहरों नहीं निकले हैं। और आम जो जन जीवन है जो पहले की तरह लगातार जा रहा है, चल रहा है। तो अभी कुल मिलाकर देखा जाए कि अभी जो देहरादून की स्थिति है, यहाँ पर बंद की कोई असर नहीं है बंद का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आंदोलन चल रहा था अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के, उनको सीबीआई जांच की मांग की थी। इस मांग को सरकार ने मान लिया है। इसके बाद भी ये बंद का आह्वान किया गया था। तो बंद के आह्वान का झटका कल पहला लगा था कि जब व्यापार मंडल ने कहा था कि जब सीबीआई जांच की मांग मान ली गई है तो हम बंद में सम्मिलित नहीं होंगे। और उसका सीधा सा असर है कि आज बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। ऐसे सरकार की तरफ से शासन और प्रशासन का पूरी तरह मुस्तैद है कि बंद पर किसी तरह का कोई उपद्रव भी न हो। लेकिन अगर अभी की बात करें तो बंद का कोई देहरादून में असर नहीं दिख रहा है। लीजा जी शैलेंद्र, कहीं ना कहीं इसे एक राजनीतिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसे जबरदस्ती एक तरीके से तूल पकड़ाया जा रहा है, क्योंकि जो मांग थी सीबीआई जांच को लेकर उसकी बात भी मुख्यमंत्री धामी ने कह दी है। फिर भी यदि संगठनों की बात की जाए तो संगठन आज भी आह्वान की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका असर तो नहीं दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जनता की प्रतिक्रिया की बात की जाए तो जनता की इस विषय में क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अगर लीजा बात करें जनता की, तो जब तक जनता का समर्थन नहीं मिलता है बंद सक्सेसफुल नहीं होता है। और आज जो बंद सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बंद का कोई असर नहीं है, इसका मतलब साफ है कि जनता का समर्थन प्राप्त उन्हें नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिस मांग को लेकर के ये आंदोलन कर रहे थे कि सीबीआई जांच की मांग हो, अंकिता भंडारी के माता पिता भी मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। उस मांग को मुख्यमंत्री ने पूरा कर दिया। उसके बाद बहुत सारे जो लोगों का रुझान है उनका सीधा है कि नहीं, जब बात मान ली गई है तो बंद का कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन 2027 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तो चाहे जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उनको यह मुद्दा बहुत सूट करता है। क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो मुद्दा है वो आम जनता से जुड़ जाता है। इसको लेकर के राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन ये जमीन पर उसका कोई भी असर होता नहीं दिख रहा है। लीजा जी, शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल आज उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में जिस तरीके से बंद का आह्वान किया गया था अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में, तो उसका असर कोई खासा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो व्यापारी हैं उनका यही कहना है कि सीबीआई जांच मुख्यमंत्री के द्वारा कह दी गई है और उसके बाद ये बंद रखना व्यापारियों को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना मात्र है। तो चलिए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, खबरों को लेकर आगे बातचीत करेंगे।
तो वहीं उत्तराखंड सरकार द्वारा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत शासन को सीधे जनता तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में 17 दिसंबर 2025 से शुरू यह अभियान प्रदेश के सभी 13 जनपदों में 45 दिनों तक चलाया जा रहा है। न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे दिया जा रहा है। अब तक सैकड़ों शिविरों में लाखों नागरिकों ने भाग लिया है। मुख्यमंत्री स्वयं भी कई स्थानों पर पहुंचकर अभियान की समीक्षा कर रही हैं, जबकि सीएम कार्यालय स्तर से इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो चलिए अब इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो चलिए अब सीधा आपको यहां से लिए चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून की ओर, जहां पर आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर आज बंद का आह्वान किया गया था सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के द्वारा। तो मौके पर हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे मौके से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो शैलेंद्र, क्या कुछ आज मौके पर स्थितियां बनी हुई हैं, क्या कुछ बंद का असर है? लीजा, बंद का असर तो कुछ नहीं है। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज बंद बुलाया गया था, इस बंद को किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? देखिए, बंद बुलाया गया था, ठीक था, लेकिन अगर उसमें सरकार द्वारा नहीं किया तो बंद तो था, होना भी चाहिए था, क्योंकि को न्याय मिलना चाहिए था अंकिता को। लेकिन जब सरकार ने संशोधित कर दी है, सब कुछ वो कर रही है, तो उससे सिर्फ बंद का औचित्य पे रह दिया था, उससे बंद से फायदा कोई नहीं मिलेगा उसको। आप क्या बोलेंगे कुछ? सर, बंद करके कोई फायदा नहीं है। जब सरकार ने उनकी सारी मांगे पूरी कर दी है तो उन्हें भी देखना चाहिए कि सीबीआई जांच कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही। तो उसके लिए बंद का कोई वो नहीं है, मतलब बंद होना नहीं चाहिए। आप क्या बोलेंगे इसको लेकर? ऐसा बंद का औचित्य इसलिए नहीं है कि सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिए हैं, ऑलरेडी उनके ऊपर काफी काम चल रहा है, जो पहले आरोपित थे उन्हें सजा हो चुकी है। उसके अलावा उद्योग व्यापार मंडल का समर्थन नहीं है, उनका कहना है कि इसका औचित्य कोई नहीं है, तो हम दूसरे उद्योग व्यापार मंडल के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी सोसाइटी उन्हीं के साथ हो गई है, तो उनका कोई समर्थन नहीं है। इस वजह से हमें लगता है कि, और वैसे भी इस बंद का कोई रीजन नहीं रह गया जब उनकी डिमांड पूरी हो जाएगी। तो लीजा, आपको बता दें कि यहाँ पर बंद का तो बिल्कुल असर नहीं दिख रहा है, और जो व्यापारी वर्ग है उनका साफ कहना है कि जब सरकार ने सीबीआई जांच की मांग मान ली है, जिसके आंदोलनकारी मांग कर रहे थे, और जो दोषी थे उनको आजीवन कारावास की सजा भी हो गई है, उसके बाद भी जो एसआईटी का जांच अलग चल रहा है और सीबीआई की जांच भी सरकार ने मांग ली है, तो अब सरकार पर मंच को विश्वास करना चाहिए कि आगे का जांच किस तरह से चल रहा है। यही कारण है कि जो व्यापारी वर्ग है उनका साफ कहना है कि ये बंद का कोई औचित्य नहीं है, और धरातल पर देखा जाए तो देहरादून, राजधानी देहरादून में बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। लीजा जी, एक सवाल शैलेंद्र ये भी है कि जो हमारे साथ मौजूदा जो जनता है उनसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार जो ये हत्याकांड जो हुआ, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन पर भरोसे का जो यदि बात की जाए तो कितना ये भरोसा प्रभावित हुआ है? जांच की बात हुई है, तो उत्तराखंड सरकार का जो ये निर्णय है इस पर जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? एक तो हत्या हुई है, इस पर पुलिस प्रशासन का रूप किस तरह से देखते हैं, सरकार का जो एक्शन है उसको किस रूप में देख रहे हैं? लेकिन इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में तो भी तथ्य सामने आए हैं, सब कुछ सामने आए हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है तो आप उसके लिए लड़ें, आप उसके लिए कोर्ट से जाए, उसके लिए लड़े, सरकार से बोले ये इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है, उसके सामने रखे उनको, ये इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है, उसको ठीक तरह से कराया जाए। अगर इन्वेस्टिगेशन सब कुछ तो सरकार के पास जाए, व्यापारी वक्त पे जाके ये जनता को परेशान करने की फायदा नहीं। लीजा, व्यापारी वर्ग का कहना है कि अगर जांच का बात है तो सीबीआई जांच की सरकार ने मांग की है, और जो लोग आंदोलन करने वाले हैं उन्हें सरकार से मांग माननी चाहिए थी। इसमें जो दुकानदार हैं उनके दुकान को बंद करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जी, शुक्रिया शैलेंद्र, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए
अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो वहीं आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने अंकिता भंडारी मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमे दर्ज को लेकर प्रेस वार्ता की है। उन्होंने बताया कि देहरादून के थाना बसंत विहार में पद्मश्री एवं पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की ओर से अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। आईजी ने कहा कि इस मामले में शुरू से ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया है। जांच के बाद तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्होंने ये भी बताया कि अब इस मुकदमे के आधार पर आगे की जांच सीबीआई करेगी। साथ ही उन्होंने जनता से किसी भी तरह के भ्रम में न आने की अपील की है। प्रेस वार्ता जो है ये इसमें संबंधित जो एक मुकदमा जो पंजीकृत हुआ है बसंत विहार थाने में जनपद देहरादून में एफआईआर संख्या 6/2026 धारा 368 249/45 बीएनएस इसको शिकायतकर्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने इसमें शिकायत की है, जो मशहूर पर्यावरणविद हैं और पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। वादी द्वारा पंजीकृत कराए गए अभियोग में आरोपों की प्रवृत्ति और उनकी प्रकृति को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुकदमे को सीबीआई से जांच कराने के लिए हमें आदेशित किया है। तो वहीं चंपावत की यदि बात की जाए तो चंपावत जिला चिकित्सालय में लोहाघाट क्षेत्र के मरीजों को अल्ट्रासाउंड सुविधा नहीं मिलने के आरोप सामने आए हैं। मरीजों का ये कहना है कि रेडियोलॉजिस्ट द्वारा उन्हें लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय या निजी अस्पताल भेजा जा रहा है। पुष्कर सिंह और हीरा देवी सहित कई मरीजों ने अतिरिक्त खर्च और परेशानी झेलने की बात कही है। लोगों ने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी सभी क्षेत्रों के मरीजों को समान सुविधा देने की मांग की है और चेतावनी दी है कि भेदभाव जारी रहा तो आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार सर, मैं चंपा गया था, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड लिखा था, मैंने चेक कराया था डॉक्टर साहब से। तो उन्होंने 2 अल्ट्रासाउंड लिखी थी, एक ऊपर वाला होगा कहते एक नीचे वाला। तो ऊपर वाला तो उनने वहाँ करा दिया है, नीचे वाला कहते कि लोहाघाट से पता करना, लोहाघाट में होगा करके। तो फिर मैंने कहा अगर लोहाघाट में भी नहीं होगा तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला नहीं तो फिर कर्नाटक के पास जाना पड़ेगा, तो वहाँ से करा के लाना करके बेसिक चेक करके। तो इसलिए मैं कल वहाँ गया था चंपा। तो ऊपर वाला तो किया उन लोगों ने, तो नीचे वाला नहीं किया। तो फिर मैं तो सच अभी आज आया सुबह, तो मैंने कहा यहाँ पता कर लेता हूँ। तो फिर अभी यहाँ पे मिला तो इनने बोला वहाँ क्यों नहीं करा रहे। मैंने कहा मैं वहाँ से तो ऐसा सब बताया, मेरे को प्रॉब्लम बताई। तो मैं यही कहना चाहता कि सर जो भी सुविधा होती है तो वो लोग अवेलेबल कराएँ। और जो भी यहाँ से लोग बहुत दूर दराज से आते हैं, अगर जो भी फैसिलिटी है तो उसका सदुपयोग कराएं और किसी को परेशान ना किया जाए इस तरह से कि आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। सर गांव क्षेत्रों को तो बहुत दिक्कत होती है जिनके पास कुछ साधन नहीं होते हैं। वहाँ बोले अल्ट्रासाउंड कहीं बाहर करो, यहाँ मशीन खराब हुई है। परसों ही तो गई थी। हाँ मैंने कहा कहाँ दिखाऊंगी, खूना बोरा की हो तो लोहाघाट दिखाओ, ऐसा बोला उनने। मशीन में साफ नहीं आ रहा कह रही थी ना, कहीं दिक्कत होगी तो इससे अच्छा तो लोहाघाट करके लाओ। कौन कह रहे थे? वो जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो वाले साहब। तो वहाँ 3-4 दिन ही तो हुए, परसों आई तो थी यहाँ में, फिर मैं वहाँ से भेजा ना। तो आज लोहाघाटी तो कहा इसी हॉस्पिटल में साउंड नहीं हुआ। क्यों पता नहीं, अभी परसों तो घर को भेज दिया। तो वहीं उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड ने लोगों को जीना मुश्किल लोगों का कर दिया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं हिल स्टेशनों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। सुबह शाम कड़ाके की ठंड के बाद दिन में गुनगुनी धूप का लोग लुत्फ उठा रहे हैं, जबकि सड़कों पर पाला पड़ने से हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है। पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है और दिन के समय हल्की धूप और साफ मौसम का पर्यटक जमकर आनंद ले रहे हैं। लेकिन सुबह और शाम के समय तापमान में भारी गिरावट से ठंड ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बारिश न होने के कारण ठंड का असर अब बढ़ गया है, जो आम जनजीवन के साथ साथ सेहत और खेती के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। तो वहीं पिछले कई दिनों से बारिश न होने के चलते मसूरी में रात के समय जमकर बर्फुनामा पाला गिर रहा है।
तो चलिए आखिर में अब एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, शौर्य यात्रा में की शिरकत, प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं को दी श्रद्धांजलि, सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री बजट परामर्श बैठक, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड का रखा पक्ष, पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों के विकास पर दिया जोर। सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों का आज उत्तराखंड बंद का आह्वान, व्यापार मंडल ने किया किनारा, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति। चंपावत जिला चिकित्सालय में मरीजों को अल्ट्रासाउंड सुविधा नहीं, रेडियोलॉजिस्ट पर दूसरे अस्पतालों में भेजने का आरोप, जिलाधिकारी पर सीएमओ ने से समान सुविधा की मांग। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए एजेंट टीवी के साथ। नमस्कार।